गुड मॉर्निंग 8th क्लास। देखो बच्चा, लास्ट डे हम लोगों ने जो है चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। हमारा चैप्टर 3 था ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियाँ, जिसमें हमने जाना था कि जैसे हमें इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन उससे पहले हमारे देश के हालात कैसे थे। और सबसे ज़्यादा ये टाइमिंग दी गई है आपकी 1757 टू 1857, क्योंकि 1857 वो टाइम है जब पहली बार स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए संग्राम लड़ा गया था, युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध जो है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कब लड़ा गया था? 1857 में लड़ा गया था, जिसे आप जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में आओगे या फिर अभी आपकी जो एसएसटी की बुक है उसके अंदर आपके ये होगा भी सही, 1857 की क्रांति। तो उस 1857 से पहले यानी कि 1757 से 1857, 1757 टू 1857 हमारा देश कैसा था, कैसी कंडीशन बन गई थी जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने हम सबको गुलाम बना लिया था, और क्यों हम गुलाम बन गए, क्यों हमने स्लेव वाली लाइफ को जिया था। तो देखिए यही कंडीशन बताई गई है यहाँ पर, और उसी को आपको बताया गया है। चैप्टर की स्टार्टिंग आपके एक सॉन्ग से हुई थी जो दिल्ली के समारोह में गाया गया था, ए मेरे वतन के लोगों। और उसके बाद बताया गया है कि पहले जो ब्रिटिश जो पर्सन्स थे, ब्रिटिश लोग जो थे जिन्होंने हमें अपना स्लेव बनाया था, गुलाम बनाया था, वह लोग हमारी इंडिया में जो है एक बिजनेस करने के पर्पज़ से यहाँ आए थे। वह उन्होंने यहाँ इंडिया में आकर एक कंपनी खोली जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने 1600 जो ईस्वी थी, 1600 जो टाइम था उस समय उन्होंने इसे इंडिया में ओपन किया था। लेकिन धीरे धीरे जब वो इंडिया में रहे तो उन्हें ये चीज़ एहसास हो गई कि भारत के अंदर बड़ा आसान है लोगों को मूर्ख बना देना और आपस में ही लड़वा देना। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक नीति अपनाई कि फूट डालो और राज करो की नीति के। जो इंडियंस हैं ये छोटी छोटी बात पर इनमें फूट डल जाती है, तो इनमें आपस में फूट डालो और पूरे देश पर अपना राज्य कर लो। और इसी नीति को अपनाते हुए उन्होंने पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया था। और उस गुलामी से आज़ाद होने के लिए हमें कई सारे संघर्ष करने पड़े, कई सारे बलिदान देने पड़े। हमारे कई सारे मार्टियर्स ने, कई सारे शहीदों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमें अपनी इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई थी। तो देखो उसी टाइम से जो 1757 है, 1757 जो है उससे लेकर 1857 तक जो टाइमिंग थी या जो सिचुएशन इंडिया की थी उसे इस चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे या जो व्यापारी हुआ करते थे, वह अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए वो खासकर आगे होकर ही जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उनको बुलाया करते थे और वह दूसरे व्यापारी का नुकसान पहुँचवाया करते थे और उससे युद्ध करवाया करते थे। इसमें उन्हें अपना उस समय का फ़ायदा तो दिखाई देता था, लेकिन वो दूर आने वाले समय में होने वाले भयंकर परिणामों को बिल्कुल अनदेखा कर रहे थे। और वहाँ की जनता, उस समय हमारे देश की जनता भी पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि लगातार पूरे देश में जो है वो लड़ाई और प्रतिद्वंद का ही माहौल बना हुआ था। लोगों के बीच में कहीं भी शांति बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे वाला जो हमारा पार्ट है इसे हम पढ़ते हैं। तो देखिए, द रिवेलियर्स हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। कि देखिए यहाँ कहा गया है कि हमारे यहाँ के जो प्रतिद्वंदी थे, जो ऐसे रिवेलियर्स जो थे जो सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख रहे थे, उन्होंने खुद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित होने में बहुत ज़्यादा मदद की, ताकि वह जो धीरे धीरे भारत के जितने भी प्रिंस थे, राजकुमार थे, उन सभी को हराकर पूरे देश पर अपना अधिकार जमा सकें। यहाँ आप देख रहे हो ये रिवेलियर्स के साथ साथ जो है उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को हेल्प की, ताकि वह भारतीय राजकुमारों को हरा सकें और देश के प्रत्येक कोने पे धीरे धीरे उनकी सत्ता की स्थापना हो सके। नेक्स्ट वाले में आप देखिएगा, यह पिक्चर जो है आपकी, वो आपने पिक्चर आपकी एसएसटी की बुक में देखी भी होगी। ये पिक्चर है टीपू सुल्तान। ये पिक्चर किसकी है? टीपू सुल्तान की। तो यहाँ पर उन्हीं टीपू सुल्तान के लिए बताया गया है। देखिए, अ फॉर सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल द डाइट फाइटिंग। कि इसी प्रकार
इसी प्रकार एक राजा वहाँ पर हुआ करते थे, एक सुल्तान वहाँ हुआ करते थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान। वो मैसूर के राजा थे। वह मैसूर के एक दूरदर्शी राजा थे जिन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि अंग्रेज क्या करना चाह रहे थे, ब्रिटिशर्स आखिर क्या करना चाह रहे थे, और उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि वह जब तक जीवित रहेंगे तब तक वह अंग्रेजों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनकी रियासत में अपना कदम नहीं बढ़ाने देंगे। और उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते ही वह मारे गए। तो टीपू सुल्तान कहाँ के सुल्तान थे? मैसूर के सुल्तान थे। वह एक दूरदर्शी शासक थे जो अंग्रेजों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। अब अगला वाला देखिए अपना, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। कि देखिए जब टीपू सुल्तान मारा गया, टीपू सुल्तान जो है वो लगातार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, बार बार जो है वो मैसूर पर हमले होते थे और वह जो है वह अंग्रेजों को भगा देता था, लेकिन जीत ना पाने के कारण ब्रिटिशर्स फिर से हमला करते थे। लगातार वहाँ के जो लोग थे मैसूर के, वह लोग जो है इस प्रकार की लड़ाइयों से परेशान हो चुके थे। और जब इस लड़ाई में टीपू सुल्तान मारे गए तब वहाँ की जनता ने सिर्फ एक ही रिएक्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हो, भगवान का धन्यवाद, अब न टीपू सुल्तान रहा है और ना ही देश में लड़ाई होगी। अब कम से कम अब तो यहाँ शांति रहेगी, अब ना तो किसी प्रकार का युद्ध होगा और ना ही कोई लूटमार होगी। देखिए थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। ना ही तो ठग्स के द्वारा जो है ठगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई लूटमार की जाएगी और ना ही अब और ज्यादा युद्ध होगा। दिस इज गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। अब ये देखिए दूसरा जो पर्सन है वो यहाँ ये कह रहा है, चलो ठीक है, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स की महत्वाकांक्षा आखिरकार क्या थी, वो क्या चाहते थे, वो हमारे भारतीयों के सामने स्पष्ट नहीं था। उन्हें तो बस ये पता था कि जो ये टीपू सुल्तान है वह जो है मुगल शासक है, ये भारत में आया, इसने भारत की सारी चीज़ों को लूट लिया है और यह अब अंग्रेज़ों पर को जो है हमारे यहाँ से लगातार लड़ाई कर रहा है, जो अंग्रेज़ यहाँ पर युद्ध के लिए नहीं बल्कि व्यापार करने के लिए आए हैं, तो उनसे लगातार लड़ाई कर रहा है और हमारे देश में शांति स्थापित नहीं होने दे रहा है। तो देखिए दूसरा व्यक्ति यहाँ कह रहा है, इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिशर्स, कि भगवान ने ही ब्रिटिश लोगों को हमारे लिए भेजा है, ब्रिटिश लोगों को भगवान ने ही हमारे लिए भेजा है। देखिए आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, कि हमारा भाग्य अब उनके साथ बंध गया है। हमें ब्रिटिश लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए, इनकी सत्ता बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, ये चारों तरफ अपने बिजनेस को फैला रहे हैं और ये हर किसी शासक को जो है मजबूत से मजबूत शासक इनके सामने टिक नहीं पा रहा है। इसीलिए अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ने को ही अपना भाग्य मान लेना चाहिए और इनके साथ ही अपने भाग्य का जुड़ा होना मान लेना चाहिए। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कैंक्यूर्स, ये देखिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया थी जो भारतीयों के द्वारा दी जा रही थी। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो किसी ने तो कहा बहुत हुआ, अच्छा हुआ जो मारा गया, कम से कम अब तो देश में ना कोई लड़ाई होगी और ना ही कोई लूटमार होगी। अगला कहता है कि भगवान ने ही ब्रिटिशर्स को यहाँ भेजा है, कोई और कहता है कि हमारा भाग्य ही अब जो है वह जो इन ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ गया है, हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। द वाइट मैन हैज किल्ड और डेथ्रॉन अवर किंग्स, कि देखिए आगे ये गोरे लोग जो हैं, ये वाइट मेन्स जो हैं, ये गोरे लोग जो हैं, इन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया है या उन्हें उन पर जीत हासिल कर कर उन्हें उनके सिंहासन से उतार दिया है। दी थ्रॉन, थ्रॉन का मतलब होता है सिंहासन विराजमान होना और डी थ्रॉन कर देना यानी सिंहासन से उतार देना। कि इन गोरे लोगों ने, इन ब्रिटिशर्स ने या तो हमारे राजाओं को मार दिया है या फिर उन्हें जो है हरा दिया है और अपने सिंहासन से उतार दिया है। हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे भाग्य अब उनके साथ जुड़ गया है और हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। यहाँ देखिए कुछ राजा, अब यहाँ पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं जो कह रहे हैं माना कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, माना कि कुछ राजा जो थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो थे तो भारतीय ही ना, वो थे तो हमारे ही, वो उनका जन्म तो इसी भूमि पर हुआ था, वो थे तो हमारे ही, जिन्हें इन ब्रिटिश लोगों ने, इन गोरे लोगों ने मार दिया है। और देखिए नाउ वी हैव बिकम स्लैब्स ऑफ फॉरेनर्स। अब क्या करें हम, वो जैसे भी थे, चाहे वो अच्छे नहीं थे
पर हमारी भूमि के थे, हमारे अपने थे, जिनका जन्म हमारे देश में हुआ था, वह हमारे राजा थे, जिनका जन्म हमारे यहाँ हुआ था, वो हमारे अपने ही लोग थे। लेकिन इन ब्रिटिशर्स ने, इन वाइट मैन ने उन लोगों को मार दिया है और अपने हमारे ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। और अब हम जो हैं, हम सभी जो हैं इन फॉरेनर्स का, अर्थात इन विदेशियों के स्लेव बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, क्योंकि हमारे जो, जिनके हाथ में सत्ता थी, सेना थी, ताकत थी, उन सभी को इन ब्रिटिशर्स ने हरा दिया है और सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया है। अब हम सब जो हैं, हम सारे इंडियंस जो हैं, वो क्या हो चुके हैं, स्लेव्स हो चुके हैं। हम इन विदेशियों के गुलाम ही बन गए हैं और हमें इस डेस्टिनी को अब स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देखिए, अब इसका नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है उसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836, ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। ये देखिए, अब यहाँ बताया गया है आपका कि अंग्रेज़ों का वह शासन जो कि 1765 से लेकर 1836 तक लगातार रहा। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। ये वो समय था जिस समय जितने भी हमारे रिलीजियस लीडर्स थे, यानी कि जो धार्मिक गुरु थे, उन लोगों ने कई सारे धर्मों के उपदेश दिए, चाहे वो छुआछूत के ऊपर हो, चाहे बाल विवाह जैसी समस्या के ऊपर हो। उन लोगों ने अपने अपने ज्ञानों को बताया और लोगों को उससे जागरूक करवाया। किस समय के बीच में, ये देखिए टाइमिंग दी गई है 1765 टू 1836। इस समय कई सारे धार्मिक गुरु ऐसे हुए जिन्होंने हमारे समाज में कई सारे धर्म उपदेश दिए, जिनका टॉपिक था छुआछूत और बाल विवाह। Anyone who crosses the seas loses his religion। अब ये देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जब कोई इंसान जो है समुद्र को पार कर लेता है, जो कोई इंसान समुद्र को पार कर लेता है, वह अपने धर्म को खो देता है। यहाँ क्या कहा गया है धर्मगुरु के द्वारा? यहाँ ये कहा गया है कि जो इंसान समुद्र को पार कर लेता है, वह इंसान अपने धर्म को खो देता है। ये पहली पिक्चर में देखिए, आपको धर्मगुरु जो हैं वो प्रवचन देते हुए, धर्म उपदेश देते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट पिक्चर अब हम देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। कि देखिए, यहाँ पर जो है एक पर्सन एक अलग चीज़ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ऑल द मिजरी इन दिस वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, कि संसार में जितने भी दुख हैं उन सभी दुखों का कारण एकमात्र है और वह कारण है महिलाएं। अर्थात संसार के सभी दुखों का कारण क्या बताए गए हैं? महिलाएं। यहाँ पर ये कह रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर आप देखेंगे, इस पिक्चर में जब आप देखेंगे तो देखिए, द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड दैम। कि यहाँ पर हकीकत बताई गई है कि सच्चाई तो ये थी कि भारत के जो लोग थे, जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वह अपना आत्मसम्मान खो चुके थे। इसीलिए अंग्रेज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये अंग्रेज हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और अंग्रेज बात करते हुए कह रहे हैं, असलियत तो ये है कि ये भारतीय अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं। और इस बात को कहते हुए अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों का मजाक बना रहे हैं। स्कॉर्न कर लेना यानी मजाक बनाना, उपहास करना, तो और अपमान करना। यहाँ पर भारतीयों का अपमान कर रहे हैं, उनका उपहास कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि सच्चाई तो ये है कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान ही खो दिया है। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। कि देखिए, इस देश के देशवासी विश्वास करने के लायक ही नहीं है। द नेटिव्स यानी देशवासी आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। कि ना तो इस देश के लोग जो हैं अब विश्वास करने के लायक हैं और ना ही ईमानदारी के योग्य हैं। ना तो ये ईमानदारी के योग्य हैं और ना ही ये विश्वास करने के लायक हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। अभी यहाँ देखिए, आपको एक पिक्चर दिखाई देगी। ये बात जो है जहाँ देश के लोगों का मजाक बनाया जा रहा है, उनकी इंसल्ट की जा रही है, ये दो अंग्रेज बात कर रहे हैं। लेकिन पीछे जो थर्ड पर्सन खड़ा हुआ है, ये कौन है? ये इंडियन है। ये इंडियन मर्चेंट है, व्यापारी है।
अब यहाँ इस व्यापारी के सामने ही ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये भारतीयों का अपमान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस मर्चेंट को सिर्फ अपने लाभ से मतलब था, अपने प्रॉफिट से मतलब था। तो यह इनकी बात को स्वीकार करता है और कहता है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीमान, लेकिन मैं तो सिर्फ एक जो व्यापारी हूँ, मैं तो सिर्फ क्या हूँ, व्यापारी हूँ, इसीलिए व्यापारी हूँ, इसीलिए मैं ईमानदार हूँ। मैं तो सिर्फ एक व्यापारी हूँ, इसीलिए मैं ईमानदार हूँ। वैसे आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखिएगा, बिंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, दे आर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड। कि यहाँ देखिए, अब सबसे बड़े हालात तो यहाँ थे कि ब्रिटिशर्स जितने भी लोग थे उन लोगों ने हमारे देश के किसानों पर एक बहुत भारी जो है वो कर लगा दिया था, टैक्स उन्होंने बहुत भारी लगा दिया था, और इतना ज़्यादा भारी टैक्स लगाया था कि हमारे फार्मर्स जो हैं, हमारे यहाँ के किसान जो थे, पीजेंट्स जो थे, वह उसे चुका नहीं पा रहे थे। और ये कारण जो था वो ये था कि ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते थे। इसी के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स किसानों के ऊपर लगा दिया और किसान मजबूर हो गए, क्योंकि उनके पास इतनी आमदनी थी ही नहीं कि वो इतना टैक्स पे कर सकें। और उस टैक्स के डले टैक्स में दबकर, अर्थात वो कर्जे में डूब गए। उस टैक्स को ना भर पाने के कारण वह सभी कर्जदार हो गए और कर्ज को चुकाने के लिए उन सभी को अपनी ज़मीनों को छोड़ना पड़ा और सारी ज़मीनें जो हैं वो ब्रिटिशर्स के पास चली गईं। अब यहाँ देखिए, एक पर्सन साधारण सा किसान है जो ये बात कह रहा है। इसको सेंटेंस को देखिएगा, यहाँ आपको पिक्चर दिखाई दे रही है हमारे किसानों के हालात कैसे हैं। शरीर पर ढंग से कपड़े तक नहीं है, दिन रात काम कर रहे हैं और उन्हें अपनी ज़मीनें तक खोनी पड़ी हैं क्योंकि उनके पास टैक्स चुकाने के लिए पैसा नहीं था और वह अंग्रेज़ों के कर्जदार हो गए क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। ज़मीन उनकी थी, मेहनत वो करते थे, लेकिन जो उपज होती थी उसमें टैक्स उन्हें अंग्रेज़ों को देना पड़ता था और वो टैक्स इतना ज़्यादा था कि फार्मर्स उसे चुका नहीं पाए और आखिरकार उन्हें अपनी ज़मीनें भी वहाँ से छोड़नी पड़ी थी। तो देखिए, यहाँ पर एक फार्मर कह रहे हैं, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। कि यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक ब्रिटिशर्स आया हुआ है, जहाँ वह कुछ कह रहा है जिस बात पर वो किसान जवाब देते हुए कह रहा है, लेकिन आपके लोग आए थे, आपके सैनिक आए थे, आपके आदमी आए थे, वो मेरी पूरी फसल लेकर जा रहे हैं। देखो, वो मेरी पूरी फसल लेकर जा रहे हैं, मैं कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगा और कैसे मेरा काम चलेगा। यहाँ पर किसानों ने मेहनत की और जो फसल आई उसे जो है वो ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने साथ ले जाते थे। तो जब ये फार्मर कह रहा है तो देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या जवाब दिया है, यू आर स्टिल इन अपियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो देखिए, यहाँ पर जो ये पर्सन है ये ब्रिटिशर से ये कह रहा है, लेकिन अभी भी तुम्हारा टैक्स जो है वो पिछला बकाया है, तुम्हारा टैक्स अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और ध्यान रहे, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारी फसल ही लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते तक अगर तुमने पूरा टैक्स नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। क्या कहता है, फसल भी ले गया ब्रिटिश पर्सन, और साथ में ये और धमकी दे दिया कि अभी भी तुम्हारा टैक्स पूरा नहीं हुआ, पिछला टैक्स अभी भी बकाया है और अगले हफ्ते तक अगर तुमने ये टैक्स नहीं भी चुकाया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। अब तुम सोचो कि फार्मर्स की जितनी भी आमदनी होती है वो किससे होती है, किसान जो फसल आती है। अब फसल तो सारी ब्रिटिशर्स ले जाते थे और उनको कहा जाता था किसानों को कि आप टैक्स पे करो, तो वो कहाँ से पे करते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला हमारा जो है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गैव दैम मोर प्रॉफिट्स। अब जो है अंग्रेज़ों ने और भी कई ऐसे तरीके खोज लिए थे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सके। अंग्रेज़ जो थे वो ऐसे कई सारे तरीके वो खोज चुके थे जिससे वो इंडिया में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो देखिए, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्राउट इन इंडिया। अब यहाँ देखिए, उन्होंने एक नियम बनाया जिस नियम में ये कहा गया कि सामान जो इंग्लैंड में बन रहा है उसे जब भारत में लाया जाए तो उस पर किसी भी प्रकार का जो इम्पोर्ट टैक्स होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी जो होती है यानी आयात शुल्क जो होता है वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब सरकार इनके हाथ में थी, नियम ये बना रहे थे। तो इन्होंने ये नियम बना दिया कि इंग्लैंड से जो भी सामान अब भारत आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक गुड आइडिया। तो देखिए, दूसरा ब्रिटिशर कह रहा है ये तो बहुत अच्छा सुझाव है।
द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया था और भारत के जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, जितने भी उद्योग थे, उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करना, क्रिपल करना यानी रौंदना, कुचल देना, बर्बाद कर देना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ आप हालात देख रहे हैं। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस, कि यहाँ देखिए क्या हालात हो चुके हैं कि ये इतनी गंदे हालात हो चुके थे कि इनकी नीतियों ने, ये जो इनकी नीतियाँ थी जो ब्रिटिश, सॉरी ऊपर कुछ लाइन रह गई है, inevitably famines followed between 1822 and 1836. 15 lakhs Indians died of starvation. देखिए यहाँ बताया गया है कि ऐसी 1822 से 1836 तक इतने गंदे हालात भारत के अंदर थे, इंडिया के अंदर इतने गंदे हालात थे कि लगभग 15 लाख भारतीय जो थे, 15 लाख लोग जो थे वो भूख से मर गए। स्टारवेशन यानी भूख से मरना, भूखमरी। इतने गंदे हालात वहाँ थे कि उस समय सिर्फ इतने लोग, तो 15 लाख लोग तो सिर्फ भूख से ही मर गए थे। किस टाइम पे? 1822 टू 1836। और कई सारे अकाल पड़े। इनएविटेबली फेमाइंस यानी कि अवांछनीय अकाल, जिनके बारे में सोचा नहीं था। इनएविटेबली का मतलब होता है अवश्य, और यहाँ पर फेमाइंस का मतलब है अकाल, कि कई सारे अकाल पड़े। और इस बीच में 1822 टू 1836 तक 15 लाख लोग जो थे वो भूखमरी से मारे गए। और द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस, कि ब्रिटिश लोगों की जो नीति थी, उनकी जो पॉलिसीज थी, उन्होंने जो वहाँ के एक्सपर्ट थे, आर्टिशियंस थे, बिजनेसमैन जो थे, शिल्पकार जो थे, उन सभी के बिजनेस को पूरी तरह से क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। आप चैप्टर को रिवाइज कर लेना और इसकी सारी घटनाओं को एक बार और पढ़ लेना।